हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस रिलेशंस एंड फंक्शंस का। ये एक्चुअली 5वां वीडियो है, 4 मैं पहले बना चुका हूँ। ये मिसलेनियस है, इसको अभी ध्यान से देखना है, ध्यान से हमें सारा कुछ नोट डाउन करना है। तो बच्चों पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ। और अगर आपने अभी तक रिलेशन फंक्शन स्टार्ट नहीं किया है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से करो। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया हुआ है बिल्कुल स्टार्टिंग में, जिसको रिलेशन फंक्शन पार्ट 1 नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज 5वां वीडियो यानी मिसलेनियस। यहाँ ध्यान से देखो, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस द रिलेशन g इज डिफाइंड बाई दिस, शो दैट f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट ए फंक्शन। देखो बच्चों, फंक्शंस के मामले में बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट है कि कौन सा फंक्शन होता है और कौन सा फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, जब वन फंक्शन हो, जब वन बात होगी, 1 to 1 टॉक, है ना। हमने कुछ इनपुट डाला तो एक आउटपुट मिला, दूसरा इनपुट तो दूसरा आउटपुट। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं 1 इसको अगर मैं मैपिंग में दिखाऊं, मैं समझा देता हूं कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन को पहचानते कैसे हैं। तो आपको ये समझना है कि मान लो ये a है और ये b है, ये 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ है, और ये मान लो 9 10 11 12 13 ऐसा कुछ है। तो 1 इनपुट डालेंगे तो आउटपुट 9 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 10 मिलेगा, 3 डालेंगे तो 11 मिलेगा। इसको बोलते हैं 1 फंक्शन। जब भी ऐसा कुछ मिले आपको, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, तो ये फंक्शन होता है। ठीक है ना, ये फंक्शन होता है। दूसरा तो इसको बोलते हैं 1 फंक्शन। दूसरा तरीका है फंक्शंस को पहचानने का, ये फंक्शन है कि नहीं। मान लो आपके पास है 1 2 3 4 5, इधर है a b c d e ऐसा कुछ। हमने एक इनपुट के लिए आउटपुट 1 मिला, सेम इनपुट के लिए दूसरा आउटपुट भी मिल गया। जब एरोज ऐसे मिले, डाइवर्ज वाला, ठीक है ना, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो और फिर फैल गया हो एरो, उसको बोलते हैं डाइवर्ज। इस तरह का फंक्शन, इस तरह की चीज़ें फंक्शन नहीं हुआ करती, दीज आर नॉट फंक्शन। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, दीज आर नॉट फंक्शंस। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 मेनी। ये तो 1 था ना, इसको क्या बोलेंगे, 1 मेनी। जब 1 मेनी की बात होगी, 1 मेनी, ठीक है, 1 तो फंक्शन होता है, लेकिन 1 to मेनी ये फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, आपको दिख रहा है साफ साफ। हाँ, 1 to मेनी दे आर नॉट फंक्शंस, लेकिन मेनी टू 1 अगर होगा, मेनी टू 1 तो ये फंक्शन होगा। बस इन्हीं 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बोलोगे सर मेनी टू 1 क्या होता है, तो ध्यान से देख लेते हैं। मेनी टू 1 क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। सपोज आपके पास ये a वाला सेट है और ये b वाला सेट है। मेनी टू 1 का मतलब, मान लो 1 2 3 4 5 है, इधर है c d e f g। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 1 के लिए मान लो c है और 3 के लिए भी c है। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। मेनी 1 है ना, बाकी ऐसे भी हो सकता है, 5 का ऐसे हो सकता है। सो मेनी से 1, जब एरो ऐसे कन्वर्ज हो रहा हो, इसको इस साइड क्या है, मेनी है ना, मेनी इनपुट 1 आउटपुट, इसको बोलेंगे फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। यही तो पहचान होती है फंक्शन की। ठीक है, तो इन तीनों पे अगर आप ध्यान देते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इतना अगर समझ गए हो तो क्वेश्चन नंबर 1 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है ना, उसमें जो एक्स हम लेंगे वो हम 0 से लेकर 3 तक जो वैल्यूज होंगी वही लेंगे। ठीक है ना, और एफ एक्स इज इक्वल टू 3x का क्या मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है ना, 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 3x में जो हम काम करेंगे तो x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 3 से लेके 10 तक। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या है, इन दोनों में कॉमन वैल्यूज हैं 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है।
तो हम लोग कॉमन वैल्यू डाल के चेक करेंगे कि fx मुझे कौन सी वैल्यू देता है, 1 1 या मेनी 1 या 1 मेनी, तीन ही केस पॉसिबल है। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, मैं यहाँ पर 3 डाल रहा हूँ क्योंकि कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू डाल के चेक करेंगे। 3 डालेंगे तो मुझे 9 मिलेगा। दूसरा क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, 3x है, यहाँ भी 3 डाल के देखेंगे तो ये मुझे 9 मिल रहा है। यानी कि ये यूनिक वैल्यू मिल रहा है ना, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट 3 आउटपुट 9, दूसरे में भी इनपुट एक आउटपुट एक, 1 to 1 फंक्शन है ये, तो एक इनपुट का एक आउटपुट। तो इस तरह की फंक्शन अगर होंगी तो हम लोग बोलेंगे 1 1 फंक्शन, यानी कि ये हो गया आपका फंक्शन डिफाइंड है। बोलेंगे यस एफ इज ए फंक्शन, यस एफ इज ए फंक्शन, ठीक है ना। कॉमन वैल्यू डालते हैं, ध्यान रखना 2 अलग अलग फंक्शन है, दोनों में जो कॉमन होगा वही वैल्यू डालेंगे। अगर ये वैल्यूज मुझे अलग अलग देता तब 1 मेनी या फिर मेनी 1 होता, वो मुझे चेक करना पड़ता। लेकिन यह यूनिक वैल्यू आ रही है, 3 डालेंगे तो 9, एक ही रिलेशन है ना, 1 to 1, तो ये तो फंक्शन होगा ही होगा। दूसरे में देखो क्या बोला गया है, gx एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी कॉमन वैल्यू देखो 2 है ना, यहाँ भी कॉमन वैल्यू 2 है, तो 2 आप दोनों में डाल के देखो क्या सेम वैल्यू आता है या अलग अलग आता है। तो g2 मुझे क्या दे देगा, 4 दे देगा। दूसरा क्या है gx 3x है, तो ये मुझे क्या दे देगा 6, g2 मुझे दे रहा है 6, यानी कि एक इनपुट के 2 आउटपुट, एक इनपुट के 2 आउटपुट मिल गए ना, ये x है और ये gx है। x आपने 2 लिया तो आउटपुट आपको मिल गया 4, x आपने 2 लिया तो आउटपुट मिल गया आपको 6, डाइवर्ज हो गया 1 to many। 1 to many कभी भी फंक्शन नहीं होता है। सो gx इज नॉट ए फंक्शन, सीधा सीधा काट दो, बोलो इट्स नॉट ए फंक्शन। डाइवर्ज वाली चीजें नॉट अलाउड, ये फंक्शन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। सेकंड, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं चेक कर लूँ कैमरा इफ इट्स फोकसिंग और नॉट, हाँ फैंटास्टिक है, ठीक है। दूसरा क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड f 1.1 माइनस f1, कोई बात नहीं, वैल्यूज ही तो डालनी है। क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यूज ही तो डालनी है आपको। f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, यही तो है, इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान से देखो f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह क्या डालना है मुझे 1.1, तो यहाँ लिखेंगे 1.1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 1, ठीक, इसको हम फॉलो कर रहे हैं ना, x की जगह 1.1 ही तो डालना है। तो 1.1 का स्क्वायर करोगे तो 1.21 आता है, और ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.21 डिवाइड बाई 0.1, तो ये आ गया 2.1। बस कुछ तो करना नहीं है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। थर्ड क्वेश्चन, डोमेन फाइंड करने को बोला गया है। थर्ड क्वेश्चन में डोमेन फाइंड कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में डोमेन फाइंड करने को बोला गया है। फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है, तो फैक्टराइजेशन तो हम लोगों ने क्लास 10th में सीखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और सॉरी 6 और 2 लेना पड़ेगा मुझे ये जो फैक्टर्स बनाने के लिए। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, f माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 2x, ठीक है ना। ये इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 6, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाएगा f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 6 कॉमन आ गया और x माइनस 2 भी कॉमन आ गया। बस आपको क्या ध्यान रखना होता है कि फंक्शंस को कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। अगर आप ये चीज़ फाइंड कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं x की वैल्यू 6 डाल दूँ तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा,
समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, यानी कि x की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 2 ले लूँ तो भी समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, यानी कि x यहाँ पे 2 नहीं हो सकता। बाकी आप कोई भी वैल्यू डालो, ये पूरा का पूरा फंक्शन आपको डिफाइंड वैल्यू देगा। तो मैं डोमेन की क्या बात करूँ, डोमेन के लिए मैं क्या लिखूँगा, x बिलोंग्स टू r, या फिर आप सीधा लिख लो डोमेन, डोमेन तो पूरा रियल नंबर होगा, माइनस क्या 6 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता, बाकी पूरा का पूरा कोई भी वैल्यू हो सकता है, दिस इज द डोमेन। ठीक है ना, 6 पे और 2 पे पूरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बाकी कोई भी वैल्यू पे डिफाइंड है, 1.99 पे भी डिफाइंड है, 2.1 पे भी डिफाइंड है, सब वैल्यूज पे डिफाइंड है, पूरा रियल नंबर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, बोला गया है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो रूट वाले के लिए तो हमें मालूम है क्या करना होता है बेटे, रूट वाले के लिए क्या करना होता है कि x माइनस 1 रूट के अंदर है ना, इसको तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नेगेटिव तो अलाउड नहीं है रूट के अंदर, तो यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू को ही तो डोमेन बोलते हैं, तो डोमेन मुझे मिल गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, हो गया। रेंज की अगर बात करें तो देखो रूट वाली वैल्यू ना कभी नेगेटिव नहीं देने वाली, आपको 0 दे सकता है, 0 से लेके कितना भी वैल्यू इनफाइनाइट तक दे सकता है। तो रेंज की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक आपको ये देगा वैल्यूज, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन। देखो मॉडुलस दिया गया है ना, तो x तो यहाँ कोई भी वैल्यू आप डालो, x की कोई वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ तो ना रूट है ना ही डिनोमिनेटर वाली बात है, तो x कुछ भी डाल दो वो डिफाइंड होगा। तो डोमेन हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, डोमेन क्या लिखेंगे, सीधा r, कोई भी रियल नंबर वैल्यू, नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो, पूरा फंक्शन डिफाइंड ही होगा। अब रेंज की क्या बात करें, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज मीन्स पूरा मॉड की वैल्यू, देखो मॉड की वैल्यू तो नेगेटिव हो नहीं सकती, 0 हो सकती है, 0 चलेगा, 0 हो सकती है, 0 से ज़्यादा कहीं भी जा सकती है। तो आप जो रेंज लिखेंगे हम लोग, वो रेंज लिखेंगे 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकती है, ठीक है ना। कितनी बड़ी वैल्यू भी डाल दो वो पूरा पॉजिटिव ही हमें देगा ना, मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है और नेगेटिव तो देगा नहीं, 0 दे सकता है अगर x इक्वल टू 1 ले लिया जाए तो, ठीक है ना। x इक्वल टू हाफ अगर लेंगे तो हाफ माइनस 1/2 का मॉड निकालेंगे तो 1/2 ही देगा, पॉजिटिव ही देगा, ठीक है ना। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 6th क्वेश्चन है, x कॉमा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर x बिलोंग्स टू r बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। रेंज देखो डोमेन होता है लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला होता है आउटपुट, मतलब ये इनपुट ही आउटपुट। तो जब रेंज की बात होगी तो आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस पे फोकस करना पड़ेगा रेंज के लिए। हमने देखा ये न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि डिनोमिनेटर तो बड़ा रहेगा हमेशा। आप कोई भी वैल्यू डालोगे, डिनोमिनेटर इज बिगर क्वांटिटी देन न्यूमरेटर, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसके वैल्यू तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच में, चाहे कोई भी वैल्यू डालो। यही होता है ना, जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर से, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी। और ये पूरा चीज़ कभी नेगेटिव होगा क्या, कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर है। आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल के देखो, एक्स स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज वो होगा 0,1 के बीच में, 0,1 के बीच में फ्रैक्शन वैल्यूज आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बिगर क्वांटिटी है। 7th क्वेश्चन कर लेते हैं, 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन, R to R डिफाइंड, fx gx डिफाइंड है, आपको बोला गया फाइंड f प्लस जी। देखो a प्लस जी का मतलब है, a प्लस जी का मतलब भी मालूम होनी चाहिए, इसका मतलब है f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ठीक है ना।
तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों को ऐड कर दो, तो 2x प्लस एक्स 3x माइनस 2 हो गया। दूसरा क्या है, एफ माइनस ऑफ जी, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, माइनस कर देंगे एफ एक्स माइनस ऑफ जी एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4। आप माइनस करके देख लो, दिस माइनस दिस, आपको यही मिलेगा। दूसरा है एफ अपॉन जी, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो डिवाइड करनी है, दैट्स इट, एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3, यही लिखना है। हो गया, प्लीज मेक ए नोट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। लेट एफ इज इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जेड मतलब इंटीजर्स, जहां भी आपको जेड मिलता है ना बच्चों, समझ जाओ इंटीजर्स की बात हो रही है। डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स ए कॉमा बी, डिटरमाइन ए एंड बी। देखो आपके पास क्या लिखा गया, एफ ऑफ, ये जो लिखा गया है ना एफ, ये लिखा गया है 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3, ये लिखा गया आपको। इसका मतलब देखो लेफ्ट वाला वैल्यूज क्या होता है, इनपुट x की वैल्यू होती है। तो यहाँ मैं लूँगा x इज इक्वल टू 1, यहाँ मैं क्या लूँगा x इज इक्वल टू 2, यहाँ क्या लूँगा x इक्वल टू 0, यहाँ क्या लूँगा x इक्वल टू -1, ठीक है ना। राइट वाली वैल्यू जो होती है वो होती है fx या फिर y, ये सारी fx की वैल्यूज़ हैं, fx। तो यहाँ पर fx मेरे को डिफाइन तो है, गिवन है ना, fx इज इक्वल टू व्हाट, ax प्लस b। अगर मैं x यहाँ 1 लूँगा तो fx मुझे 1 देगा, fx 1 और a की वैल्यू 1, यानी कि मुझे क्या मिल गया, a प्लस बी 1 मिल गया ना, सॉरी 0 लिख दिया मैंने, a प्लस बी मुझे 1 मिल गया, ये a प्लस बी 1 मिल गया। अब यहाँ पे 2, 3 है, यानी कि x की वैल्यू में 2 लिखूंगा तो fx मुझे 3 मिलेगा, fx मुझे 3 मिलेगा, और x की जगह मैं 2 ले लूँगा तो 2a प्लस बी हो गया। ये यहाँ लिखूंगा मैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, दो ही वेरिएबल है तो दो इक्वेशन से मेरा काम चल जाएगा, मैं आगे की बात नहीं करूँगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, मैं लिखूंगा 2 माइनस ऑफ 1, सो a इज इक्वल टू 2, a की जगह मैं 2 डालूंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। 9th, let R be a relation from n to n defined by R is equal to a comma b. A comma b belongs to natural number and a is equal to b square. Are the following true? Are the following true? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, let R be a relation from n to n defined by R is equal to a comma b. A comma b belongs to natural number a is equal to b square. Are the following true? 9th का पहला पार्ट पूछ रहा है, a comma a belongs to R for all a belongs to a। देखो a comma a मतलब a अगर मैं इनपुट डालूंगा तो आउटपुट भी a मिलेगा, ठीक है ना, इस रिलेशन में। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, यहाँ पर मैं a की जगह a डालूंगा तो बी स्क्वायर मुझे ए देगा क्या, आउटपुट यहाँ बी स्क्वायर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि इनपुट ए आउटपुट भी है, कहाँ ट्रू है, ट्रू, इट्स नॉट ट्रू, ठीक है ना, लिखेंगे नॉट ट्रू, आउटपुट इज बी स्क्वायर नॉट ए। सेकंड में ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए रिलेटेड टू आर, ए कॉमा बी, ठीक है ना। अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, मान लो a कॉमा बी, बी को अगर आप लेते हो, मान लो 2, बी को अगर आप 2 लेते हो तो a आपको 4 देगा, ठीक है ना, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो क्या b कॉमा ए भी r को रिलेट करेगा, b कॉमा ए, तो b पहले, b हमने यहाँ 2 लिया हुआ, यानी कि 2,4 भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं b को 2 लेता हूँ तो ये मुझे 4 देता है, तो इसका उल्टा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं b को 4 लूँगा तो a मुझे 16 देगा, 2 तो देगा ही नहीं, ठीक है ना, मैंने ये 2 लिखा है।
ठीक है। अगर मैं बी 4 लूँगा तो बी अगर मैं 4 लूँगा तो ए मुझे 16 मिलेगा, 2 तो मिलेगा नहीं। यानी कि ए कॉमा बी का रिलेशन जो है इम्प्लाइज दैट, मतलब इसका मतलब कि बी कॉमा ए भी रिलेट करेगा आर को, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अलग अलग वैल्यूज दे रहा है मुझे तो यहाँ पर, इसीलिए नॉट ट्रू। सेकंड वाला लिखेंगे नॉट ट्रू। एग्जाम्पल लेके देख लिया हमने, ये तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन 2,4 ये वाला रिलेशन मुझे नहीं मिल रहा है। थर्ड वाला ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, यानी कि मतलब ये है, ये है, तो मतलब ये होगा। करके देखें। अगर मैं बी को 3 ले लूँ, अगर मैं बी को 3 ले लूँ तो ए मुझे 9 मिलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, चलो अच्छी बात है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग मुझे ये मिल गया। अब फिर से बोल रहा है बी कॉमा सी, तो बी को अगर मैं फिर से मुझे अगर 3 ले लूँ, ठीक है, बी अगर मैं फिर से 3 ले लूँ, यहाँ मैंने 3 लिया हुआ था बी, तो यहाँ भी बी मुझे 3 लेना पड़ेगा। तो बी अगर मैं 3 लूँगा ये, तो ए मुझे 9 मिलेगा, है ना। ए कॉमा बी, देखो बी मैंने 3 लिया तो ए 9 मिला। तो बी सी का रिलेशन, यानी कि बी सी के रिलेशन के लिए भी ये फॉर्मूला में लगा के देख लेता हूँ। बी सी, तो आप सी कोई भी नंबर ले लो, सी आप कोई सा भी नंबर ले लो, रैंडम नंबर चेक करना है मुझे। तो अगर मैं बी सी के लिए फॉर्मूला लगाता हूँ तो मैं क्या लिखूँ, देखो ए कॉमा बी के लिए क्या है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो सिमिलरली बी सी के लिए क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो नंबर मैंने बी के लिए 3 लिया है ना, वही मुझे यहाँ भी लेना पड़ेगा, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। तो बी मैंने अगर 3 ले लिया तो सी मुझे क्या मिलेगा, √3 मिल रहा है, ठीक। ये भी बिलोंग्स टू आर है। तो ए कॉमा सी, यानी कि 9 और √3 का कोई रिलेशन है क्या, 9 और √3, यहाँ से मिलेगा 9 √3। अगर मैं b को √3 ले लूँ तो ये मुझे 9 देगा क्या, नहीं देगा। दिस इज नॉट ए रिलेशन, नॉट ए रिलेशन। तो बोलेंगे दिस इज फॉल्स, नॉट ट्रू, ठीक है। ये सारे रिलेशन इन दोनों के लिए तो मान गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, नॉट पॉसिबल। हमने देख लिया, चेक करके देख लिया। 10th कहते हैं, इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, सब कुछ नोट करते चलना है। 10th की बात करते हैं। a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 16, f इज इक्वल टू दैट। आर द फॉलोइंग ट्रू? f इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b। a टू b का रिलेशन है कि नहीं है फाइंड करनी है, ये बोल रहा है। ट्रू है कि नहीं a से b का रिलेशन। तो इसको चेक कर लो। यहाँ पर देख लो, जो लेफ्ट वाली वैल्यूज है ना 1 2 3 4 2, ये सब तो a की वैल्यूज होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 हाँ a में लाई कर रहा है। और इसके जो y वाला कोऑर्डिनेट यानी कि 5 9 1 5 11, ये क्या b में है? 1 5 9 11, हाँ b में सारी हैं। तो बोलेंगे यस इट इज ए रिलेशन, यस रिलेशन है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। जो लेफ्ट वाली वैल्यूज होती हैं वो x वाली होती हैं, तो वो a में होनी चाहिए ना। राइट वाली वैल्यूज पूरा का पूरा b में है, तो यस इट इज ए रिलेशन। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, क्या ये फंक्शन है? चेक कर लेते हैं। फंक्शन के लिए वही वाले काम करना पड़ेगा आपको। ये a है, ये b है। a में कौन कौन सी वैल्यूज है? 1 2 3 4, और b में क्या है? 1 5 9 11, 1 5 9 11, और क्या है? 15 और 16, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करो, 1 के लिए 5 है, 1 के लिए 5 है, 2 के लिए क्या 9 है, अच्छी बात है, 3 के लिए 1 है, 3 के लिए इधर 1 है, 4 के लिए इधर 5 है, 2 के लिए फिर यहाँ से 11 है। ये गड़बड़ हो गया। फंक्शन में देख लो 2 के लिए 9 भी है, 2 के लिए 11 भी है, तो एरोज डाइवर्ज हो रहे हैं। ऐसे वाले एरोज नॉट पॉसिबल, ऐसे वाले एरोज मेनी वन, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। अगर ऐसे एरोज होते हैं कन्वर्जिंग वाले, तब तो हम कह सकते थे फंक्शन है। तो यहाँ पे 2 के 2 आउटपुट मिल गए ना,
9 और 11, एक इनपुट का 2 आउटपुट, नॉट पॉसिबल, नॉट फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो सेकंड का आंसर लिखेंगे नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना। बाकी सब ठीक ही जा रहा था, ये 2 पे गड़बड़ हो गया। 11, let f be the subset of z cross z defined by f is equal to ab and a plus b. Is f a function from z to z? Justify your answer. फंक्शन है कि नहीं देखते हैं। देखो x हम लोग लिख लेते हैं ab, ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, लेफ्ट वाला नंबर तो x होता है और y वाला क्या होता है, a प्लस b होता है, राइट वाला। यहाँ a और b कह रहा है इंटीजर है, तो इंटीजर यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं सपोज लेता हूँ x की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू, अगर मैं ले लूँ सपोज a की वैल्यू 2 और मान लेते हैं b की वैल्यू 3, मान लेते हैं इंटीजर है तो ले सकते हैं। तो x मुझे क्या देगा, 2 × 3 6 देगा और y मुझे क्या देगा, 5 दे देगा, ठीक। दूसरी बार में अगर ले लूँ a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -3, ले सकते हैं। तो x मुझे क्या देगा, a × b -2 × -3, ये पॉजिटिव 6 और y मुझे क्या दे देगा, -5। इनपुट देख रहे हो ध्यान से, x और y की बात कर रहे हैं हम लोग, ये x ले लो और ये y ले लो, ठीक है। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5 और -5। तो x हमने 6 लिया है, यहाँ भी एक 6 है, लेकिन y की वैल्यू 5 और -5, ये ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, नहीं चलेगा। ये देखो डाइवर्ज हो जा रहा है, एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं चलेगा। इट इज जस्टिफाइड आंसर मीन्स इज f इज ए फंक्शन फ्रॉम z टू z? नो, नॉट फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, नॉट ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, ठीक है ना। इस तरह के डबल एरो फ्रॉम द सेम पॉइंट डाइवर्ज, नॉट पॉसिबल। 12th करके देख लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 9 10 11 12 13 f इज इक्वल टू a से a के n तक मैपिंग है। द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ध्यान से देखना है बच्चों, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है जनरली प्राइम फैक्टर के बारे में। a क्या है, 9 10 11 12 13। लेट f such that a to n fn is equal to n, the highest prime, find the range of f। अब ध्यान से देखो बच्चों, a क्या है, देखो यहाँ रेंज मांग रहा है, रेंज ऑफ f। तो आपके पास नंबर्स क्या क्या है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, fn इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। a से n की मैपिंग हो रही है, a से n की मैपिंग हो रही है, n नेचुरल नंबर होता है और a पूरा सेट डिफाइंड है, 9 10 9 10 11 12 13। तो fn जो होगा कह रहा है कि फैक्टर ऑफ n है, तो आप सबके फैक्टर्स बनाओगे, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो 9 के लिए क्या लिखते हैं, प्राइम 3 × 3, इसका फैक्टर तो यही बनेगा, प्राइम वाला फैक्टर। 10 के लिए क्या लिखेंगे, 2 × 5। 11 के लिए 1 × 11। 12 के लिए 2 × 2 × 3, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर में आपका डिविजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। 6, आप बच्चे बोलेंगे सर 6 × 2 भी तो लिख सकते हैं, बट 6 तो फर्दर उसका नंबर्स में छुपे हुए हैं 2 और 3, तो आपको बिल्कुल बेसिक तक जाना है। 1 × 13, ठीक है ना। हाईएस्ट प्राइम, इनमें हाईएस्ट कौन है, यहाँ पे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर n बोला गया है, इसमें हाईएस्ट कौन है, 3 है, इसमें हाईएस्ट कौन है, 5 है, इसमें हाईएस्ट कौन है, 11 है, इसमें हाईएस्ट कौन है, 3 है, इसमें हाईएस्ट कौन है, 13 है। तो ये जो प्राइम फैक्टर को बोल रहा है कि ये रेंज होगा, फाइंड द रेंज ऑफ f। तो रेंज में क्या लिखेंगे हम लोग, रेंज में तो ये लिखेंगे 3 5 11 13, 3 5 11 13, ये इसका रेंज हो गया। और डोमेन पूछता तो इसमें तो डोमेन उससे पूछ नहीं रहा है, डोमेन अगर पूछता तो यही बोलते 9 10 11 12 13, पूरा इनपुट वैल्यूज पूरा का पूरा a, देख रहे हो a to n है, ठीक है ना, a to n। तो ये तो इनपुट वैल्यूज हो गया a, इसी को बोलेंगे डोमेन। और fn इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो n नंबर ये सब है ना, n तो ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर सबका हमने ले लिया, यही इसका रेंज हो गया, दैट्स इट। ठीक है बच्चों,
तो इसको नोट डाउन करो और अच्छे से टेस्ट की तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों एंड टेक केयर।